परिवेश बना रहे थे परिस्थितियों की और नकारात्मकता का बढ़ता हुआ दलदल। फिर उसके बाद जो समापन वक्तव्य जैसे आया वो आया कि इस समय अगर देश का किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और नौजवान आंदोलन एक दूसरे की बांह पकड़ के आगे बढ़े, उसमें जागृति ने स्त्री आंदोलन जोड़ा, श्री हिरेमठ ने दूर धारवाड़ से आए, कर्नाटक से उन्होंने पर्यावरण आंदोलन जोड़ा, भाई अखिलेश प्रताप जी ने कॉर्पोरेट पावर और कम्युनिज्म यानी सांप्रदायिकता और बहुदेशी निगमों की पूंजीवादी ताकत उसके बारे में कहा। तो उससे हम लोगों के लिए काफी जैसे स्पष्टता धीरे धीरे, क्योंकि बहुत धुंध फैली हुई है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आखिर मामला कैसे सुलझेगा। सारे मुसलमान अगर पाकिस्तान चले जाएं तो बहुत कुछ सुलझ जाएगा, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। जैसे कहते थे कश्मीर से अगर धारा 370 हट जाए तो और कुछ होगा चाहे नहीं होगा, हमारा आपका एक छोटा प्लाट तो श्रीनगर पहलगांव जाने कहाँ हो जाएगा। बेवकूफों की बारात हो गई है पूरा। और जो सबसे बड़ा मूर्ख है वो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो आपसे खेल रहा है, आपसे खेल रहा है। भारत के इतिहास में जालियांवाला बाग 1919 से लेकर के रवि हाल तक जिसने किसानों से टक्कर दी, जिसने नौजवानों पर गोली चलाई, उसका हर्ष सत्ता का समापन हो, चाहे अंग्रेज की सत्ता थी चाहे किसी और की सत्ता। और आप इस सरकार को देख रहे हैं कि बुला बुला के कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ हैं। तो जब इस संवाद का संयोजन हुआ तो एक बड़ी समस्या थी आयोजकों की, इतने सारे महत्वपूर्ण लोग आएंगे, सबको कुछ न कुछ बोलने का मौका देना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रयोजन सफल नहीं होगा। तो कम से कम 2 दिन 3 दिन हम लोगों को बैठना चाहिए। लेकिन इस समय जितनी बेचैनी है, लोग भाषण देने के लिए परेशान नहीं है, तो काम के लिए परेशान है, एकता के लिए परेशान। और ये जो एकता है, इस एकता को पैदा करने के लिए साफ लक्ष्य चाहिए, यूनिटी ऑफ पर्पस। ये जो समस्या है, जैसे हवा में बदबू फैल जाए तो उस बदबू का समाधान खुशबू से है। अब जब इतनी बदबू है तो खुशबू कहाँ से लाए, तो होता है कि भाई इस जगह से हट जाओ, ये बहुत प्रदूषित हो गई, बहुत दुर्गंधित हो गई। जब हवा बदलेगी तो आएगी। राजनीति में जो आज हो रहा है सांप्रदायिकता की दुर्गंध, कैसे संभालेंगे? अभी अयोध्या था, अब बनारस हो गया, अभी बनारस निपटे तब तक मथुरा आ गया। और उनकी लिस्ट में 3 नहीं 30,000 बचे ने एक को मस्जिद मजार। तो उसमें फिर हम लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटी बाह वाले लोग हैं। जब गांधी जी नहीं संभाल पाए, जवाहरलाल जी नहीं संभाल पाए, जयप्रकाश जी नहीं संभाल पाए, तो हम क्या कर सकते हैं? मामला बिल्कुल उल्टा है। बंदर के हाथ में तलवार मिल गई है, अब वो 2 ही काम कर सकता है, या तो आपकी नाक काटे या अपनी नाक काटे। तो उसके हाथ से तलवार छीन ली। मैं बंगाल के लोगों को सलाम करता हूं। आधा पका चावल है बंगाल का। बंगाल के राजनीति के जो नायक नायिका हैं वो कोई बुद्धि से बहुत मेधावी नहीं कहे जाएंगे, बुद्धि से पैदल ही कहे जाए, लेकिन राजनीति में उनका निशाना बिल्कुल चिड़िया की आंख को देख रहे थे कि चाहे जो हो जाए हमको भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना। मुझे उम्मीद है कि बंगाल की जो रोशनी है वो दिल्ली, लखनऊ, पटना, उड़ीसा में भी पहुंचेगी। हम लोग जो सामाजिक राजनीतिक सोच वाले लोग हैं, हम लोगों को जब अपने में देखते हैं, जैसे आप अपने को देखेंगे आईने में, तो उसमें कभी गीदड़ नहीं दिखाई पड़ेगा, गीदड़ नहीं दिखाई पड़ेगा, शेर ही दिखाई पड़ेगा। कि हम जहां पर रहे हैं, जब उलझा है कोई हमसे, तो हमारी जिंदगी शेर जैसी शानदार थी। तो एकाएक गीदड़ हम कैसे हो जाएंगे भाई? हमको शेर की तरह से ये काम करना।
और उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी पहल की है। नौजवानों से एकता की अपील करना कतई कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी लड़के की साइकिल से या स्कूटर से गलत ही लड़का हो, टक्कर हो जाए किसी बड़ी गाड़ी वाले की, तो आप देखिए माहौल क्या रहता है सिविल लाइन से मुखर्जी नगर में, कि अगर विद्यार्थी ने नाराजगी जाहिर किया तो सब लड़के लड़कियां वो विद्यार्थी की तरफ खड़े हो जाते, तो ये फुर्सत नहीं रहती है पूछने की भाई मोटर वाले की गलती थी कि साइकिल वाले की गलती थी। तो विद्यार्थियों में तो एक मिजाजी एकता होती है। नौजवान मिजाज से ही छात्र एकता जिंदाबाद, नौजवान एकता जिंदाबाद इस नारे के साथ काम करता है। बात उससे ऊपर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जो अलग अलग संगठन है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग कार्यक्रम है, उनकी तरफ से एकता की जरूरत होती है। और इस सम्मेलन का एक खूबसूरत पक्ष यह है कि जो लोग अभी तक विविधता के साथ सामाजिक राजनीतिक जीवन में योगदान करते थे, उन लोगों ने जरूरत महसूस की है कि सबको बुलाया जाए, सबको बैठाया जाए और इंतजाम ऐसा किया जाए कि सबको स्वागत का भाव मिले। और इस मामले में प्रशांत भूषण, अरुण कुमार, जागृति राय, संजय हिरेमठ और अखिलेश जी ने और शुरू में अपनी भूमिका रखते हुए शिवमूर्ति जी ने बहुत योगदान दिया। लेकिन इन वक्ताओं से ज्यादा योगदान आप लोगों ने किया जो सुन रहे हैं, गुन रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या हमारी पीढ़ी के लोगों की, जो 67 में आंदोलन में आए, 64 में, 74 में आंदोलन में आए, या और बाद के दिनों में आंदोलन में, अभी हाल तक। तो हम लोगों की आजकल एक समस्या ये हो गई, जो लोग 70-75 के उस पार हैं, कि हम लोग श्रोता खोजते हैं, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं मिलता है। हमारा एक नौजवान मित्र है, उसको हम समझ रहे हो तो वाजिब गुस्सा है। इस देश की जवानी को, इस देश की सरकार और इस देश के नायक नायिकाओं से अपना एक बेहतर भविष्य मांगने का अधिकार है। वैसे ही जैसे आपको अपनी माँ से दोपहर की रोटी के बारे में उम्मीद करने का अधिकार है, और अगर माँ और पिता रोटी का इंतजाम नहीं करते हैं तो उस पिता और माता के बारे में मन में विषाद आए, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं। हिंदुस्तान के नौजवान, अरुण कुमार जी कहते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख लड़के लड़कियां हर साल रोजगार की तलाश में अपनी मां के आंचल की सुरक्षा से बाहर निकल के जाने की कोशिश करते हैं। और इनकी क्षमता देखिए कि हिंदुस्तान एक दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार है, दुबई जाने को तैयार है, दूर कनाडा जाने को तैयार है, न्यूजीलैंड जाने को तैयार है, साउथ अफ्रीका जाने को तैयार है। जब इतनी अपनी तरफ से युवा पीढ़ी की तरफ की तैयारी है, तो उस तैयारी का सम्मान न करना देशद्रोह है। बहुत सारे देशों में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत, नई पीढ़ी के बारे में शिकायत है। यूरोप में ये शिकायत है कि ये बेरोजगारी का भत्ता लेते हैं, काम करने में इतनी दिलचस्पी नहीं है। हमारे नौजवान की ये शिकायत कि हम काम करना चाहते हैं, हमको काम करने का मौका नहीं मिलता। अभी 30 साल हो गया निजीकरण की अर्थनीति के जरिए देश को चलाने का, और उसमें से एक निष्कर्ष जो सबके निगाह में साफ है कि ये जॉबलेस ग्रोथ का मॉडल है। जॉबलेस, अरुण कुमार जी को कुछ ज्यादा बातें करनी थी, इनको बताया इन्होंने कि जो अभी की समस्या है वो ये नहीं है कि श्रम प्रधान टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ। तो किसी ने मजाक किया बैलगाड़ी के जमाने में वापस चले जाएं, फावड़े से खुदाई करने का काम ये हमको देंगे। अर्थव्यवस्था का जब विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा और गांव पंचायत के जिम्मे ये बात आएगी कि अपने इलाके में आपके गांव सभा में 18 बरस से 60 बरस की उम्र के कितने मर्द औरत हैं, तो क्या चाहिए, तब बात सुनने लगी। हम लोगों ने 67-68 में इसी दिल्ली शहर में एक रैली किया था, 18 बरस से 2 अधिकार, मताधिकार और रोजगार। मुझे सलाम करना है श्री राजीव गांधी को कि जब वो प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने 18 बरस से रोजगार के
सवाल पर तो ध्यान दूसरे तरीके से दिया, लेकिन मताधिकार का जो हम लोगों का आह्वान था उसको स्वीकार किया और वोट किए। आप में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि पहले वोट देने की उम्र 21 साल थी, अब वो 18 साल हुई और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की। ये आसमान से नहीं टपकी, ये चेयरमैन माओ की किताब में नहीं लिखा था, ये अंबानी अडानी की भी भेंट नहीं थी। ये देश के नौजवानों का आंदोलन था, नीति निर्माताओं का संकल्प था, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग और एकता थी। और उन्होंने कहा कि रोजगार का इंतजाम अगर नहीं करोगे तो देश में बगावत की बारूद फैल जाएगी। और मुझे उस प्रधानमंत्री को बधाई देनी है जिसने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को पास कराया। पहले 100 जिले में किया और उसकी खबर जब आने लगी तो एक नेता जिसका आके बहुत मजाक उड़ाया जाता है, राहुल गांधी, उसने बेचैन होकर के अपनी पार्टी से मांग किया कि ये 100 जिले में क्यों, सारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं, और फिर एक धारा पलटी और रोजगार गारंटी की योजना चल रही। जो लोग ग्रामीण भारत के बेरोजगार नौजवान हैं उनको मालूम है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्या महत्व है। अब सवाल यह है कि 35% भारत तो शहरी है, बेरोजगारी खाली ग्रामीण भारत का तो दुख नहीं है, शहरी भारत का भी दुख है। तो जब अगर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो सकती है तो शहरी रोजगार गारंटी योजना क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती है कि अगर शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गई तो इनके भोग विलास के लिए जो श्रम शक्ति है चारों तरफ उपलब्ध वो फिर नहीं मिले। गांव में है, गांव में तो लोग कहते हैं भाई हमारे खेत पर काम करना, वो कह देते हैं कि इस बार नहीं कर पाए, आप जरा देर से आए। वो चला गया मनरेगा वाले, और लोग बड़ी शिकायत करते हैं मनरेगा की, लेकिन गांव के गरीब की इज्जत बच गई मनरेगा से। शहर के गरीब की इज्जत बचाने की लड़ाई हमको लड़नी पड़ी। और अभी की समस्या ये है जो हम कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। कुरान बचाओ कहने पर तो ज्यादा उत्तेजना होगी, गीता बचाओ कहने पर थोड़ी ज्यादा उत्तेजना होगी, संविधान बचाओ तो लोग कहेंगे इतने लोग हैं संविधान बचाने वाले, हम अगर उस झंझट में न पड़े तो क्या नुकसान। वैसे ही लोकतंत्र बचाओ। अरे ये सब नेतागिरी की बात है भाई साहब, जिसको चुनाव लड़ना उसके लिए लोकतंत्र, जिसको हराना जिताना उसके लिए लोकतंत्र। हमको लोकतंत्र से क्या मतलब? ऐसे लोग सोचते हैं और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अभी हमारा नागरिकता निर्माण का काम कच्चा है, राजनीतिक पार्टियों को इस काम को करना है, मीडिया को करना है, शिक्षा को करना है, और सब अपने अपने तरीके से करते भी हैं लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए वो बात पकड़ में नहीं आती। लेकिन जिस दिन ये समस्या जो जिंदगी की रोज की समस्या है, उस समस्या को हम उनकी भाषा में बोलने की क्षमता विकसित करेंगे, उस दिन आप देखिएगा कितनी गूंज होगी, कितनी ताली बजेगी, कितनी एकता होगी। मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 संभावनाएं हैं जो आज शाम तक ऐलान करने की जरूरत है, जिससे कि लोग पूछें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो लोग बैठे थे उन्होंने क्या तय किया। क्या हम सब लोग, ये जो 125-150 लोग यहाँ हैं, अलग अलग संगठनों, धाराओं, आंदोलनों, क्षेत्रों के, ये देश को सुझा सकते हैं एक नेशनल पीपुल्स कमीशन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बनाया जाए, जो समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट दे, बताए कि रोजगार का निर्माण करने की रणनीतियां क्या क्या हैं, बताए कि भारत की क्षमता के अंदर क्या है, बताए कि इसके लिए पूंजी कितनी चाहिए और वो पूंजी कहां से आएगी। हमारे बीच में अरुण कुमार जी बैठे हैं। आज से 1 दशक पहले शिक्षा नीति के बदलाव की बात थी, शिक्षा अधिकार की बात थी, तो सरकार ने कहा और वाजिब कहा कि पैसा कहां से आएगा। तो प्रोफेसर अरुण कुमार जी जैसे शिक्षा शास्त्रियों और शास्त्रियों ने मिल करके एक सुझाव दिया
कि जिसने इस देश की शिक्षा व्यवस्था से लाभ उठाया है, अब उसका फर्ज बनता है कि जो बाकी पीछे कतार में लोग हैं उनके लिए मदद करें। तो मिडिल क्लास जो हिंदुस्तान का है, हमारे जैसे लोग, भाई संदीप दीक्षित जैसे लोग, विजय महाजन जैसे लोग, अरुण कुमार जैसे लोग, हम लोगों की पूरी शिक्षा में उतना पैसा भी नहीं लगा था दर्जा 1 से लेकर के PhD तक, जितना आज की शिक्षा में दर्जा 1 में बच्चे की पढ़ाने में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। 2 रुपया मास्टर की फीस लगती थी इम्तिहान का नतीजा देने वाले, और शेड्यूल क्लास के बच्चों को तो वजीफा भी मिलता था। अब उस मिडिल क्लास से पैसा मांगो, तो एजुकेशन सेस का प्रस्ताव रखा गया और वो एजुकेशन सेस सरकार ने वसूल किया। कई हजार करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया खजाने में, और उससे फिर राइट टू एजुकेशन की बात को आकार दिया। हम हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के लोग इस बात के लिए अपने को प्रस्तुत करते हैं कि तुम टैक्स 30% लेते हो, 35% ले लो, लेकिन पैसे का इंतजाम करो रोजगार निर्माण की रणनीति के लिए। जिस देश की नौजवान शक्ति बेरोजगारी के राक्षस से लड़ने को विवश होगी, उस देश के नौजवान में देशभक्ति नहीं होगी, उस देश के नौजवान में सामाजिक एकता नहीं होगी, उस देश के नौजवान में लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं होगा। अगर लोकतंत्र कच्ची रोटी का नाम है, अगर संविधान बेरोजगारी का नाम है और राष्ट्रीयता अपमान का नाम है, तो लड़के लड़कियां कहेंगे कि ऐसे संविधान को, ऐसे राष्ट्रीयता को, ऐसे लोकतंत्र को हम नहीं पहचानते, हमारे किस काम का है। और इसीलिए 1930 में जब जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस की पीढ़ी ने संपूर्ण स्वराज का मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय कहा, तब लोगों को समझ में आया, अच्छा अगर अंग्रेज जाएगा तो हमको न्याय मिलेगा। आम आदमी तो ऐसे ही सोचता है कि हमको इसमें क्या मिलेगा। अरे यार नेतागिरी का मामला है, छोड़ो भाई साहब, हम नेता हैं नहीं तो हमको सिर्फ पढ़ना नहीं। अरे नहीं यार, होते निर्दोष को तंग कर रहे हैं लोग, अच्छा ऐसी बात है, चलो जुड़ते हैं उसके साथ। जागृति राय ने बहुत अच्छा कहा और हम लोग को इस बात का बड़ा संतोष है, मदन जी को, सुमूर्ति को और आयोजकों को, कि आज की इस सभा में आधा आधा हो गया, यानी आधे लोग हैं 35 से नीचे और आधे लोग हैं 35 से ऊपर। अक्सर सम्मेलनों में ये होता है कि अगर जरूरत से ज्यादा समझदार लोग आ गए, अनुभवी लोग आ गए, तो आखिर में एक ही बात कही जाती है, बात तो ठीक है लेकिन नई पीढ़ी को जोड़ो, नौजवान कहाँ है उनको बुलाओ। और जब नौजवान सम्मेलन करता है तो कहता है बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन सब जगह पर तो बुजुर्गों का कब्जा है, जरा ये सफेद बाल वालों को, मोटे चश्मे वालों को बुला देना, हमारी वो बात तो समझे, फिर हमारी बात को आगे बढ़ा। यहाँ पर अनुभव और क्षमता दोनों का संगम हो रहा है, और इसको आयोजित करने वाले ज्यादातर तो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के लोग। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी उस धारा का नाम है जिसमें मार्क्स और गांधी का, जयप्रकाश और लोहिया का, जवाहरलाल और विनोबा का सर्वोत्तम संगठन के रूप में आया, और जिसने हजारों हजार लोगों को नया भारत बनाने का सपना किया। और वाहिनी के साथ फिर हम सब लोग भी जुड़े हुए हैं, जिनके मन में जयप्रकाश के प्रति, गांधी के प्रति अपार आदर और अपार आस्था। तो आज की बात जो अभी तक की हुई, सारांश यही है कि बदलाव का समय है, और इसमें जो मर्यादाएं हैं लोकतंत्र की तो है, भारतीय राजनीतिक संस्कृति की भी है, कि बदलाव के लिए हजार रास्ते हैं, लेकिन वही रास्ता भारत के मिजाज में ठीक बैठता है जो शांतिपूर्ण होगा। शांतिपूर्ण का मतलब वो नहीं जो मुन्ना भाई वाले में था कि पहला झापड़ मारा तो कहा कि बापू ने कहा दूसरा झापड़ लगा लो, तो दूसरा गाल आगे कर लिया। जब उसने फिर झापड़ लगाया तो उसने कहा कि लेकिन इसके बाद तो बापू ने कुछ बताया नहीं था, तीसरा गाल आगे कर लो। तो पलट के उसने एक सही देशी दवाई दिया तो उस गुंडे का दिमाग ठीक हो गया। तो भाई दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया आप देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। आपको मालूम है कि भारत की जेल, ये जो 740 का 45 दिनों का देश है,
हर शहर, हर जेल में एक जेल है। सारी जेलों की ताकत बढ़ा दीजिए तो कितनी संख्या बनेगी? 2.5 लाख से ऊपर नहीं। 2.5 लाख से ऊपर जेल नहीं है तो इनको फिर जेल का डर दिखाने की क्षमता इनकी नहीं है। लेकिन आंदोलनकारी जब जेल के साथ अपने को जोड़ के चले तब दिल्ली आंदोलन में इस बात की बड़ी शर्म रहती कि अभी तक हमको गिरफ्तार नहीं किया। आज ये डर की बात हो गई। क्या क्या इसमें डरने का क्या है भाई? प्रशांत भूषण को पूछा कि जेल में रहोगे तो क्या? तो हमारे पिताजी ने कहा कि कुछ किताब लेते जाना, पढ़ने का बड़ा मौका मिल जाता। गांधी जी ने अनासक्ति योग जेल में बैठ के लिखा, गीता की व्याख्या। विनोबा जी ने स्वराज साल जेल में लिखा जी, गीता प्रवचन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीता ही जो विनोबा जी की थी जेल में थी। ज्यादातर लोगों ने समाजवाद, राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता जेल में सीखा। वहां तो पूरी कर्नल यूनिवर्सिटी चल जाती है ना। तो चूंकि जी मार्कम एक्स का ट्रांसफर हो गया, नेल्सन मंडेला का ट्रांसफर हो गया, तो इनके हथियार बड़े नाकामयाब हैं। हाँ, जब तक आमने सामने जिसको कहते हैं ना कि पंजा लड़ाने की नौबत नहीं है, तब तक अपने बताते रहे कि हमारे इतने लाभ हैं, इतने करोड़। ये बाजू आजमाए हुए हैं भाई। ये जो आरएसएस नाम का हुआ है, जिसके लिए हुआ होगा। हम लोगों ने 1967 से आमने सामने के रिश्ते रखे हैं, और जब आमने सामने का रिश्ता रहा है, अक्सर पराजय उनके खाते में है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपका लंच के बाद का जो समय, कौन सा ने पेपर लीक आउट कर दिया, कौन से का एडवर्टाइज किया ही नहीं। एक लड़की जिसको जनरल नॉलेज में कोई इसको सीखने की जरूरत नहीं, इतना कॉमन सेंस हो गया, सबको ये किससे मालूम है। और जैसे एक न्यू नॉर्मल हो गया। पहले एक भर्ती की जब प्रक्रिया पूरी हो गई और उसके मेडिकल के बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो तूफान आ जाता था मीडिया। आज न्यू नॉर्मल हो गया पर्चा। अरे पर्चा कैसे लीक हो गया? उसको उल्टा टांगो। जो मंत्री इंचार्ज था, जो वो आयोग का इंचार्ज था, पहले था कुछ दिनों पहले, इस सरकार के आने के पहले भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को जेल में बंद कर दिया सरकार। एक हमारे परिचित मुख्यमंत्री, उनका बुढ़ापा खराब हो गया। यही मास्टरों की, प्राइमरी मास्टरों की भर्ती का मामला था हरियाणा में, बुढ़ापा खराब हो गया। बड़े दिग्विजय हुआ करते थे। तो इस व्यवस्था में दुष्टों को सजा देने की क्षमता है, तो ये पीछे पड़ना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। हम लोग जब परेशान थे किसी जमाने में, तो जयप्रकाश जी ने एक छोटी सी बात कही थी जिससे हमारा सारा नजरिया, उन्होंने कहा कि हफ्ते 2 हफ्ते का आंदोलन नहीं चलता, ये बहुत बड़ा देश है, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन करना है तो कम से कम 1 साल का धीरज रखो। 1 साल। आप में से जो लोग परिवर्तन के लिए आज बेचैन हैं, अभी किसी ने कहा 3 महीने का, किसी ने कहा 6 महीने का, हम थोड़ा उसमें और उदारता आपसे मांगते हैं कि 1 साल का धीरज रखिए। 1 साल। आज 10 जुलाई 2022 को अगर हम कसम खाते हैं कि इस बेरहम निजाम को हम बदलने के लिए बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और राष्ट्रीय एकता यानी सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दे पर चुनौती देंगे और अपने भरसक जहां संभव होगा वहां 100 लोगों का, जहां संभव होगा वहां 1000 लोगों का, और जहां संभव होगा वहां 10,000 लोगों का सम्मेलन करेंगे। 1 साल में अगर आपने एक सम्मेलन का जिम्मा लिया और 1 साल में खुद अगर आपने 3, 4, 5 सम्मेलनों को अटेंड करने का जिम्मा दिया, देखिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो आयोजन में हमको क्या मिला, तो आप लोग अपना मोबाइल निकालिए। आप में से कितने लोगों का ट्विटर अकाउंट है? 1, 2, 3, 4। तो एक बात हो रही थी, शिवमूर्ति जी संजय के नाते चाहते बहुत संतोष कि दुख के
बाढ़ में डूबा हुआ ये परिवार, उसके पिता कोई और नौजवान आत्महत्या न करे, उससे बचाने के लिए अपना दुख आपके साथ साझा करने आ रहे हैं। लंच के बाद के सत्र में वो भी एक वक्ताओं में से रहे। रामशरण जी बोलेंगे भी, अपना सुझाव भी आपके साथ। सेना का सैनिक बनना चाहूँगा, ऐसा भाव जिसके बेटे का था, तो स्वाभाविक है कि इनका बोलना अभी संभव नहीं है। आपके बीच में है, आपकी लड़ाई में इनका पूरा मन आपके साथ है। किसी घर में दुर्घटना न हो, किसी घर में बेरोजगारी से शिकार कोई नौजवान आदमी, उस बात को करने के लिए आपके बीच में है। तो अभी नहीं बोल सकेंगे, लेकिन जब थोड़ी बहुत भी बात हो जाए, वैसे व्यक्तिगत आप लोग बात कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हरियाणा में जिस गाँव के आप हैं, वहीं पर नौजवानों की रोजगार के सवाल पर एक समापन किया जाए और सब लोग जाकर के यहाँ जो हरियाणा के साथी आए हैं उनकी जिम्मेदारी बनेगी।